हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय सेल्फ प्रतीक कर्ण स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर, जहां पर आपको मिलता है क्वालिटी कंटेंट, क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल बाकायदा फ्री ऑफ कॉस्ट। केजी से लेकर के क्लास 12 तक का पूरा एजुकेशन सब आपको मिल जाएगा डिटेल वीडियो फॉर्मेट में। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो फिर आप जानते हैं क्या करना है आपको। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल भी है, जा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और याद से एकदम याद से नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। इससे होता क्या है ना कि जैसे हिंदी मीडियम के चैनल पर कोई भी वीडियो अपलोड हो रहा होगा, चाहे कोई लाइव क्लास हो, कोई अपडेट हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, तो उसकी जानकारियां, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाती हैं। आप किसी भी कंडीशन में कुछ भी मिस आउट नहीं करते। बस एक बात का आप खास ख्याल रखें कि हिंदी मीडियम के चैनल पर क्लास 6 से क्लास 12 तक का पूरा कंटेंट अवेलेबल है। कौन कौन से स्टेट बोर्ड हैं सर? तो एमपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, राजस्थान बोर्ड है और दिल्ली बोर्ड है। और अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी, जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। वहां से आप ई नोट्स और ई बुक्स भी बाकायदा अवेल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब जरा कहानी की शुरुआत करते हैं। क्लास 11 फिजिक्स ऑसिलेशन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 13 है। इसके अंदर अपन आ चुके हैं इसके MIQ पार्ट नंबर 2 के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 के ऊपर आ चुके हैं। ठीक है, तो बिना समय लगाए लेकर के चलते हैं आपको इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखिए ये है पार्ट 2। ठीक है, तो उसका मतलब पार्ट 1 भी था। तो प्लेलिस्ट में अगर आप चेक करेंगे ना तो पार्ट 1 में हम लोग बाकायदा 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके थे और सेम वही टारगेट अपना MIQ पार्ट 2 के अंदर भी रहने वाला है। और जैसा नाम है वैसा ही काम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोले तो एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलिए बिना समय लगाए आ जाते हैं इसके पहले वाले क्वेश्चन के ऊपर। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM। ठीक है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM। ठीक है, आ जाइए पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे अपन रख लेते हैं चलो एक फिक्स्ड सीलिंग। ठीक है, ये हमने मान ली कि हमारे पास में बाकायदे से एक फिक्स्ड सीलिंग यहाँ पर मौजूद है। कोई दिक्कत नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे एक पेंडुलम करेगा ऑसिलेट। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम एक्सट्रीम पे ही पहुंच गया है, लेकिन हाँ मीन पोजीशन से तो दूर है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एकदम एक्सट्रीम पे पहुंच गया है, लेकिन हाँ सर मीन पोजीशन से तो दूर ही है। अब इसका अगर अपन ऑसिलेशन की पूरी अगर ट्राजेक्ट्री चेक करें तो मान लो यहां तक इसका ऐसा होता है कि हाँ भैया ये इसका लेफ्ट एक्सट्रीम कहने को होता है, ये इसका राइट एक्सट्रीम कहने को होता है और ये इसका कहने को होता है क्या सर? मीन पोजीशन। ठीक है, चल जाएगा सर? बिल्कुल चल जाएगा। ऑसिलेशन में हम लोगों ने एक चीज पढ़ के रखी है कि सर हर डिस्टेंस जो है ना वो अपन मेजर करते हैं एग्जैक्टली फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, तो अब जरा यहाँ पे गौर करना, मीन पोजीशन से इस वाली बॉडी की जो पोजीशनिंग है वो वाई डिस्टेंस की दूरी पे है। बोलो हाँ कि ना? यस सर, बात तो बिल्कुल सही है। तो अगर ये डिस्प्लेसमेंट राइट हैंड साइड में हो रहा है तो एब्सोल्युटली एक रीस्टोरिंग फोर्स काम कर रहा होगा टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, ओके सर, डन 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 डन। तो अब आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा गौर करिएगा, सिस्टम को मूव करवाने में जितना भी वर्क होता है ना, उस वर्क वही जो वर्क होता है ना वही सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाता है उसके एनर्जी के फॉर्म में। और यही क्लास 11th के अंदर वर्क एनर्जी एंड पावर चैप्टर के अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम नाम की चीज थी। ठीक है, जहां पे हमने क्या चीज पढ़ ली थी कि सिस्टम पे अगर आप कुछ वर्क करते हो ना तो दैट वर्क गेट्स स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो मतलब अगर मैं इसको जनरलाइज कर दूं तो फिर इतनी सी कहानी बन करके आती है कि किसी भी सिस्टम पे अगर आपने कुछ भी वर्क करा है तो वही वर्क सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाता है उसकी एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, मुझे यहाँ पे निकालनी है पोटेंशियल एनर्जी। तो कितना मुझे वर्क करना पड़ा डिस्प्लेसमेंट करवाने में? दैट अमाउंट ऑफ वर्क डन गेट स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ इट्स ओन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो अपन क्या बोल देंगे? द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू हैव डिस्प्लेसमेंट y। ठीक है, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू हैव डिस्प्लेसमेंट y। अच्छा, ये जो वर्क डन करना पड़ रहा है ना ये किसके अपोजिट करना पड़ रहा है सर? ये वर्क डन हमें करना पड़ रहा है ऑपोजिट टू द रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू हैव डिस्प्लेसमेंट y इन अपोजिशन ऑफ द रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, आपका जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो तो एकदम लगत में है कि भैया कैसे भी करके इसकी वैल्यू को कम करो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ना होने दो। तो यहां पे आपने जो वर्क करा ना, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू हैव डिस्प्लेसमेंट y इन ऑपोजिशन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स गेट स्टोर्ड इनसाइड द बॉडी, गेट स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, गेट स्टोर्ड इन द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ
कौन सी एनर्जी है सर? ये पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है। कौन सी एनर्जी है सर? ये पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा गौर फरमाते हुए चलेंगे तो अपने को मतलब बेसिकली वर्क निकालना है, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि यार वर्क का वैसे फॉर्मूला क्या होता है सर? वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक है। आप लोग को ये वाली कहानी समझ में आ गई होगी? हाँ सर, ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्मूला था जो कि अपन पढ़ चुके हैं पहले से, ठीक है। चलिए ओके, गुड जॉब। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, अब मैं बताऊं ये फोर्स का मतलब क्या होगा सर? रिस्टोरिंग फोर्स होगा। और जो ये रिस्टोरिंग फोर्स होता है ना, ये होता है सर माइनस का के वाई। क्या आप लोग जानते हैं सर? बिल्कुल जानते हैं। उसके बाद में सर डी वाई लिख दिया। उसके बाद में एंगल कितना होगा? तो जरा गौर करते हुए चलेगा। अगर डिस्प्लेसमेंट राइट हैंड साइड में होगा ना, तो फिर जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में काम करेगा। तो ये हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करते हैं। एंड इफ टू वेक्टर्स आर एक्टिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, तो एंगल इज गोइंग टू बी 180 के बराबर, ठीक है। ओके सर, बढ़िया। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, भाई जरा ध्यान देना, माइनस का के वाई डी वाई cos 180 की वैल्यू क्या होती है सर? -1 होती है, ठीक है। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सर के वाई इंटू डी वाई। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर? बाकायदा पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब एक काम करते हैं ना, यहाँ पे अब मैं इसको इंटीग्रेट करना शुरू करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ उसको, अब मैं यहाँ पर इसको इंटीग्रेट करना शुरू करता हूँ, ठीक है। तो जैसे हम इसका प्रॉपर इंटीग्रेशन शुरू कर देंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? सुनते हुए चलना, इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू, के का मतलब होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, जो कि बाकायदा कांस्टेंट ही होता है, तो अपन के को निकाल लेंगे बाहर, और यहाँ पे चलेगा इंटीग्रेशन ऑफ वाई और डी वाई, ठीक है। चलिए, तो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर? डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा, के को रख लेना। उसके बाद वाई का जो प्रॉपर इंटीग्रेशन होता है वो वाई स्क्वायर अपॉन 2 होता है, ठीक है। वाई का जो प्रॉपर इंटीग्रेशन होता है सर वो वाई स्क्वायर अपॉन 2 होता है। तो ये जो वर्क किया गया है सिस्टम के ऊपर, यही वर्क सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाएगा उसके एनर्जी के फॉर्म में, एंड दैट इटसेल्फ इज बेसिकली कॉल्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि पोटेंशियल एनर्जी को तो अपन वैसे यू से करेंगे रिप्रेजेंट, चलेगा? यस सर, दौड़ेगा। पोटेंशियल एनर्जी को अपन यू से करेंगे रिप्रेजेंट, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? हाफ के वाई स्क्वायर, मतलब के वाई का स्क्वायर बाई 2। इट इज एज सिंपल एज दैट। बोलो, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? चमका पक्का, समझ ला तोला? तो भाई जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लो यार, ठीक है ना। ये अपना पहला वाला क्वेश्चन जो है वो हो चुका है बकायदा डन डनाडन डन सर, ठीक है। अब आपको लेकर के चलेंगे इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला दिमाग में डाल लेना, हाफ के वाई स्क्वायर इज योर आंसर, ठीक है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन डन हो चुका है। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ SHM, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो सर कैसे निकालेंगे? चलिए भाई यहां शुरू करते हैं सेकंड वाले का पूरा सोल्यूशन, ठीक है। नाउ देखिए, काइनेटिक एनर्जी का वैसे इन जनरल फॉर्मूला क्या होता है सर? इन जनरल फॉर्मूला तो होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। मैंने बोला बढ़िया, कोई दिक्कत तो है नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, जनरल फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यार वेलोसिटी क्या है SHM की, तो एज वी ऑलरेडी नो, जैसे कि हम लोग को पहले से ही पता है, एज वी ऑलरेडी नो दैट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है सर ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि सर वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी के बराबर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा गौर करते हुए चलेगा, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ए ओमेगा। अब जरा गौर करना, ये जो कॉस ओमेगा टी है, ठीक है, इसको अपन देखो, अच्छा एक बात समझते हुए चलना, मैं यहाँ पे इसको साइन में कन्वर्ट कर सकता हूँ, लेकिन एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे नहीं करता हूँ, मैं सीधे पहले इस वाली इक्वेशन को ना यहाँ डाल देता हूँ वेलोसिटी के अंदर, और फिर चेक करता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी में क्या बदलाव आते हैं। तो देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अपने पास में कितना हो जाएगा? हाफ इनटू मास इनटू, फिर अपन कर रहे हैं यहाँ पे क्या सर? वेलोसिटी का स्क्वायर, और वेलोसिटी क्या है? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। तो अपन इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा पूरा बैठ गया? सर बाकायदा बैठ गया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ मास। अब एक काम करो, इसका अपन ने पूरा स्क्वायर करके रखा हुआ है, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ ना, ओमेगा स्क्वायर मैं बाहर निकाल लूंगा, 2 मिनट बस थांबा हो जाना। ए स्क्वायर को ऐसे रख लेता हूँ, उसके बाद जो कॉस स्क्वायर थीटा है, क्या मैं कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ? सब बिल्कुल लिख सकते हैं, बिकॉज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो उसी हिसाब से कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके सर, डन 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 डन। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ
उसके बाद m इंटू ओमेगा का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ से अगर ज़रा देखा जाए अच्छे से तो a स्क्वायर को बिल्कुल मत छेड़ना, और कॉस स्क्वायर थीटा अपने पास में कितना हो जाएगा सर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। इट इज एज सिंपल एज दैट। अब चलें, अब जरा देखें इसमें क्या क्या चीजें की जा सकती हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू, देखो हाफ m ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अपन क्या कर सकते हैं भाई, यहाँ पे a स्क्वायर को ना अपन अंदर जरा मल्टीप्लाई करते हैं इत्मीनान से, कुछ नहीं करा इसमें, बस थोड़ा जमा जमा करके लिखा था। उसके बाद cos स्क्वायर थीटा वाले को बस मैंने साइन स्क्वायर थीटा में कन्वर्ट कर दिया, उसके बियॉन्ड अभी कुछ भी काम नहीं करा गया है, ठीक है। चलिए, तो हाफ m ओमेगा स्क्वायर को बाहर रखो। अब एक काम करो, a स्क्वायर को ना ऐसे अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो a स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर रहेगा। उसके बाद a स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी करेंगे, तो उसको लिख देते हैं अपन a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। बढ़िया लग रहा है सर, यहां तक का फंडा बकायदा पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब जिनको याद आ गया होगा उनके लिए तो बहुत बढ़िया, मैं आपको बता दूं a साइन ओमेगा टी जो है ना वो डिस्प्लेसमेंट हुआ करता है y से, उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। डिस्प्लेसमेंट के हमारे पास में क्या है, कुल मिलाकर दो फॉर्मूले आ चुके थे। एक था इन टर्म्स ऑफ y, तो y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी। एक था इन टर्म्स ऑफ x विच इज x इज इक्वल्स टू a cos ओमेगा टी, ठीक है। अगर ऐसा होता है कि t इज इक्वल्स टू 0 पर बॉडी मीन पोजीशन पे होती है तो फिर अपन y वाली इक्वेशन को यूज करेंगे, और अगर ऐसा होता है कि t इज इक्वल्स टू 0 पर बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे होती है तो फिर अपन x वाली इक्वेशन को यूज करेंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट, ठीक है। यहां पर तो ये बकायदा दिख रहा है सर a sin ओमेगा t लिखा हुआ है, मतलब ये सर y वाली इक्वेशन है, ठीक है। तो अपन अच्छा एक और प्यारी सी बात तुमको बताता हूं मैं, ठीक है। एक और प्यारी सी बात समझना, ये जो लिखा हुआ है ना m ओमेगा स्क्वायर, ये लिखा हुआ है m ओमेगा स्क्वायर, ये पता है क्या हो जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर जो है ना सर वो कैपिटल K होता है, उस कैपिटल K को अपन क्या बोलते हैं सर, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। m ओमेगा स्क्वायर क्या होता है सर, ये कैपिटल K होता है, इसको अपन बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। और एक और छोटी सी बात, यहाँ पे a साइन ओमेगा t अगर होता तो ये y होता, लेकिन ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t है, तो सर ये क्या हो जाएगा अपने पास में y का स्क्वायर हो जाएगा। तो देयरफॉर इसको देखते हुए, इसके मद्देनजर हमें अब बात समझ में आती है कि सर जो काइनेटिक एनर्जी है वो अपने पास में कितनी हो जाएगी, हाफ था, तो सर हाफ लिख देंगे। उसके बाद m ओमेगा स्क्वायर जो है वो तो बकायदा सर स्प्रिंग कांस्टेंट के बराबर है, तो आप उसको k लिख दीजिएगा, तो मैं सीधे k/2 लिख देता हूँ ना, क्या दिक्कत है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a स्क्वायर था, इसको देख के काम कर रहा हूँ, माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, जिसको अपन y स्क्वायर कह देंगे, तो बस y स्क्वायर कह देंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। समझ ला तुला, बोलो कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, के से के काट मत देना। ये वाला काइनेटिक एनर्जी वाला के है, ये वाला स्प्रिंग कांस्टेंट वाला के है। जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताते हुए चलेंगे आप लोग कि स्प्रिंग कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है। मैं बता चुका हूं बेटा, इसके पहले लेक्चर्स में बहुत बार डिस्कशन कर चुका हूं स्प्रिंग कांस्टेंट या स्प्रिंग फैक्टर की यूनिट के बारे में, ठीक है। तो आपका अभी जो काम है वो ये है कि आप कमेंट सेक्शन में जा करके सबसे पहली बात तो ये, अगर लग रहा है कि वीडियो में मजा आ रहा है, समझ में आ रही चीजें, तो भाई फायर इमोजीज भेजते हुए चलना। और दूसरी खास बात यहाँ पे क्या है कि अगर आपको इसकी यूनिट पता है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में इसकी यूनिट लिख के चलेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं, सिंपल लग रहा है फंडा, कोई परेशानी तो नहीं है। देखो क्या है ना कि चीजें सिंपल तुम्हें तब लगेंगी जब तुम्हारे पास से सारे के सारे फॉर्मूले यहाँ पे स्टोर होंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्टोर होने से पहले सबसे पहले उन फॉर्मूले की शीट बनानी पड़ेगी। ये मैं हर चैप्टर के लिए कहता हूँ, तुम्हें पता नहीं है क्या मैजिकल चीज है, हल्के में कहीं मत लेना इस चीज़ को। अगर आप फॉर्मूला शीट बना के चलते हैं ना, तो आप ये समझ जाइए कि आप काफ़ी लोगों से काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं, बिकॉज काफ़ी सारे लोग ये काम नहीं करते हैं, ठीक है। उन्हें फॉर्मूला पढ़ लिया, ऐसे गो थ्रू कर लिया, तो बोलते हैं हाँ हाँ आ गया समझ में आ गया। ऐसा होता कुछ नहीं है। अगर मैं यहाँ पे पूछ लूँ कि भाई ए क्या होता है, कई लोग तो यहीं पर अपना काम खराब करवा लेंगे, ठीक है। अब हमको पता है कि ए इज द एम्पलीट्यूड, ये सब अपन ने बोल दिया, ठीक है। तो ए का मतलब क्या है सर, एम्पलीट्यूड है। तो इससे क्या होता है ना कि सब फॉर्मूला शीट बनाने से, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने से तब जाके क्लियर होती हैं चीज़ें, ठीक है। और जब भी आप किसी फॉर्मूले को याद करें तो भाई एक बात मेक श्योर कर लेना कि ऐसा नहीं कि बस तुमको ऐसे वो रिदम में फॉर्मूला याद हो। रिदम में फॉर्मूला याद है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हर एक टर्म के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। अदरवाइज सवाल अगर हल्का सा भी घुमा करके आया तो आप पूरे घूम जाओगे। आई मेरी बात समझ? इसलिए जब भी फॉर्मूला आप याद करेंगे ना, तो फॉर्मूले का रिदम पे तो याद कर ही लो। दूसरा क्या है, हर एक टर्म के बारे में आपको चीजें पता होनी चाहिए कि कभी भी कोई आपको उलझा ना सके। आई मेरी बात समझ? ऐसा कर लोगे उसके बाद तुम आगे निकल जाओगे यार, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ SHM, ठीक है, क्लियर है। पोटेंशियल कितना आ गया था सर, हाफ के वाई स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई है सर, ये आ गई है हाफ के ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर। इट इज एज सिंपल एज दैट। निपटाया जाएगा इसको सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, ओके ओके। Draw the graph that shows the variation of kinetic energy, potential energy
एंड टोटल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का वेरिएशन चाहिए था, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चाहिए था। तो ये रहेगा ग्राफ। लेकिन इस चीज को पूरा समझाने के लिए ना मैं आपके सामने यहां पर एक प्लॉटिंग बनाता हूं। ठीक है, जरा गौर करते हुए चलना, मजेदार चीज होने वाली है। ये फिक्स सीलिंग मान लिया अपन ने, ये ऐसा बिल्कुल मान लिया, ये अपन ने मान के रखी है फिक्स सीलिंग। ठीक है, अब मैंने पेंडुलम को छोड़ दिया। ठीक है अब मैंने पेंडुलम को छोड़ दिया। नाउ द पेंडुलम इज फ्री टू ऑसिलेट, तो पेंडुलम कर रहा है बाकायदा ऑसिलेट। अब जब मैंने उसको पहली दफा देखा ना तो फिर वो मीन पोजीशन पे था। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैंने मीन पोजीशन पे ही छोड़ दिया और वो कर रहा है ऑसिलेट, क्योंकि तुम भी जानते हो अगर मैं पेंडुलम को मीन पोजीशन पे छोड़ दूंगा और बस ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठ जाऊंगा तो क्या वो फ्यूचर में क्या वो कभी ऑसिलेट करता हुआ नजर आएगा मेरे को? भाई करेगा ही नहीं ऑसिलेट। ठीक है, तो अपन ने क्या करा, मान लो कि मैंने इसको खींचा पेंडुलम को और फिर मैंने इसको छोड़ दिया तो वो कर रहा है धड़ 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 पूरा कर रहा है ऑसिलेट। ठीक है, अब तुम्हारी नजर जब इसके ऊपर गई ना तो मान लो कि जब तुमने इस पेंडुलम को पहली दफा देखा, अब वो तो पहले से कर रहा है ऑसिलेट। ठीक है, तो ऑसिलेट करते हुए पेंडुलम को जब आपने पहली दफा देखा तो वो आपको मीन पोजीशन पे दिखाई दिया। कहां पे दिखाई दिया? मीन पोजीशन पे। अगले ही पल वो आगे निकल जाएगा, वो दूसरी बात है। ठीक है, लेकिन जब आपने ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किया तो कहां दिखाई दिया सर? ऐसा हम मान लेते हैं कि मीन पोजीशन पे दिखाई दिया। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? वही कह रहा हूं, ये मत सोच लेना कि अच्छा सर फिर तो मतलब मीन पोजीशन पे ही आपने छोड़ दिया था तो वो कैसे करेगा ऑसिलेट। अरे ये मत सोचना भाई, वो तो कर रहा है ऑसिलेट। ठीक है, पेंडुलम तो पहले से कर रहा है ऑसिलेट। अब उस ऑसिलेट करते हुए पेंडुलम को जब आपने देखा, उस ऑसिलेट करते हुए पेंडुलम को जब आपने देखा, दैट पॉइंट ऑफ टाइम पे वो पेंडुलम मीन पोजीशन पे था। ठीक है, अब उसके बाद ये तो ऑसिलेट कर ही रहा है तो फिर अपन एक काम करते हैं, बनाते हैं इसकी पूरी ट्राजेक्टरी। ये यहां से चलो यहां तक अभी करवाता हूं उसको मैं। ये मीन पे था, धड़ाक करके यहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू बी द लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन, दिस इज गोइंग टू बी द राइट एक्सट्रीम पोजीशन एंड दिस इटसेल्फ इज गोइंग टू बी द मेन पोजीशन। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? सर बाकायदा पूरा क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब पता है क्या होता है, मैं जैसा बोल रहा हूं ना बस वो सुनते हुए चलना। हमारे ऑब्जर्वेशन के करस्पॉन्डिंग अगर मैं चलूं तो यहां पे मैंने पहली दफा देखा तो टी इक्वल टू कितना है सर? 0 है। ठीक है, अब क्या हुआ ना, देखो ये जब एक साइकिल खत्म करेगा तो कैसे होगा? ऐसे गया, ऐसे आया, क्या इतने में बोल दोगे कि खत्म हो गया वन साइकिल? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। देखो यहां से ऐसे गया और फिर ऐसे आया, ये तो आधे खत्म हुआ है, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, तब जाके खत्म होगा पूरा साइकिल। ठीक है, इसका मतलब एक साइकिल को मैं बांटूंगा 4 इक्वल पार्ट्स में, 1 2 3 एंड 4। आया समझ? यस, बिल्कुल समझ में आ गया। तो 4 पार्ट्स में बांटना पड़ेगा। नाउ द टाइम पीरियड इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय टी। ठीक है, नाउ द टाइम पीरियड इज बेसिक, अरे मत तो करो। नाउ द टाइम पीरियड इज बेसिकली रिप्रेजेंटेड बाय, क्या होता है सर? टी से कहते हैं उसको अपन रिप्रेजेंट। तो अपन को टाइम के यहाँ पे काटने पड़ेंगे 4 बराबर हिस्से। तो यहाँ पे टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, फिर जब यहाँ पहुंचेगा ना तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर? t/4 हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा तो हाफ साइकिल खत्म हो चुका होगा, t/2। फिर जब यहाँ पे आएगा तो ये कितना हो जाएगा सर? 3t/4 हो जाएगा। ठीक है, और जब वापस यहाँ पे आएगा तो फिर टाइम पीरियड अपना कंप्लीट हो चुका होगा टी के बराबर। इट्स एज सिंपल एज दैट। अब जरा गौर आप करते हुए चलेंगे इस पे। भाई देखो, पोटेंशियल एनर्जी जो है ना, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ के वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी गेट्स मैक्सिमम व्हेन द डिस्प्लेसमेंट गेट्स मैक्सिमम एंड डिस्प्लेसमेंट गेट्स मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशंस। ठीक है, तो देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशंस। ठीक है, क्या बोला मैंने कि सर पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशंस, और फिर आप इसको देख लो और बोल दो कि हाँ सर ठीक है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी को मिनिमम करवाना है तो पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम तब होती है जब डिस्प्लेसमेंट मिनिमम हो, और डिस्प्लेसमेंट मिनिमम मतलब 0 कब होगा सर? एट द मीन पोजीशन इटसेल्फ। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट द मीन पोजीशन। ठीक है, ये कारनामा लिखा गया है ओनली फॉर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं सेम कहानी। एक काम करो ना भाई, कमेंट सेक्शन में लिखते हुए चलना, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मैक्सिमम एंड मिनिमम काइनेटिक एनर्जी। कहां पर होगा मैक्सिमम, कहां पर होगा मिनिमम? लिखना शुरू कर भी दिया होगा। देखिए काइनेटिक एनर्जी का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है सर? इसका फॉर्मूला होता है हाफ
अच्छा 1 बाई मतलब हाफ के ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। बाकी यहाँ तक की लिखी हुई सारी चीजें कांस्टेंट है, लेकिन y इज बेसिकली अ वेरिएबल, y इज बेसिकली अ वेरिएबल, ठीक है। अगर काइनेटिक एनर्जी को मैक्सिमम करवाना है तो कम चीज माइनस होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये जीरो ही कर दो, मान लो y की वैल्यू को जीरो ही कर दो, तब ये अपने पास पहुंच जाएगा मैक्सिमम। तो y की वैल्यू जीरो कहां होती है सर? एट द मीन पोजीशन, ठीक है। तो ठीक इसका उल्टा चलने वाला है, काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट द मीन पोटेंशियल, लेकिन मीन पोजीशन, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी वाज मिनिमम एट द मीन पोजीशन। इसका उल्टा है ना, पोटेंशियल जहां पर मिनिमम होता है उसी जगह पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। तो अपन क्या बोल देंगे कि काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन, ठीक है भाई। जब ये पेंडुलम घूम रहा होता है ना, अगर तुम्हारा चेहरा, अगर तुम्हारा मुंह रखा हुआ है कहां पे? मीन पोजीशन पे, और जब पेंडुलम धनधनाते हुए आ रहा है तो तुम्हें समझ में आ जाएगा भाई कि क्या होने वाला है तुम्हारे मुंह के साथ, ठीक है। धट्ट करके निकलेगा वो, बोलो हाँ कि ना। तो मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी बहुत शानदार होती है। तो काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन एंड काइनेटिक एनर्जी इज, अच्छा मिनिमम कहां पे होगी सर? देखिए एक्सट्रीम पोजीशन पर अगर बॉडी के पास 2 रुपए की वेलोसिटी भी बचती तो बॉडी मूव कर रही होती और एक्सट्रीम पोजीशन को ओवरशूट करके आगे निकल चुकी होती। लेकिन क्या ऐसा हो रहा है सर? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एक्सट्रीम पोजीशंस पर वेलोसिटी खत्म हो रही है, वैनिश हो रही है, तो काइनेटिक एनर्जी भी खत्म हो रही है, वैनिश हो रही है, जीरो हो रही है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशंस। क्या बोला मैंने? काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम एट एक्सट्रीम पोजीशंस, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि भाई एक बार ना आप तरीके से इसको नोट डाउन कर लें, ये दोनों ही चीजें आपके दिलो दिमाग में बसनी चाहिए। अगर आप इस लेवल ऑफ डेप्थ तक सोच पा रहे हो ना, तो ऑब्वियसली फिर इस चैप्टर में जो ग्रिप आपकी बनी है वो किसी और की नहीं बन पाएगी, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि हाँ भाई इतने अपन डेप्थ तक सोच पा रहे हैं, मतलब अपन आगे निकल चुके हैं बहुत ज्यादा। कोई दिक्कत तो नहीं है सर? पूरा फंडा क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। अब ना ये सब मैंने क्यों बताया आपको? ये सब मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि इसी के दम पे हम ग्राफ को बनाने वाले हैं, ठीक है। नोट भी कर लिया होगा आप लोगों ने। चलिए पहले अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे किसके बारे में सर? पहले अपन बात कर लेते हैं चलो अबाउट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, अबाउट पोटेंशियल एनर्जी। अब जरा ध्यान देना, जब t इज इक्वल टू जीरो है, जब t इज इक्वल टू क्या है सर? जीरो है, तो t इज इक्वल टू जीरो पर बॉडी इज एट मीन पोजीशन, और मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है सर? जीरो हो जाती है, ठीक है। तो मीन पर पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, ओके सर, डन। उसके बाद बात करते हैं t/4 पे। तो t/4 पर बॉडी कहां पहुंच चुकी है सर? t/4 पर बॉडी पहुंच चुकी है राइट एक्सट्रीम पर, और राइट एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली मैक्सिमम। एक्सट्रीम पोजीशंस पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमाइज कर जाती है, ठीक है। तो यहां पर हो गई मैक्सिमम। उसके बाद 2t/4, अरे मतलब t/2, तो t/2 पे कहां आ जाएगी बॉडी? अगेन आ जाएगी एट द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी फिर से कितनी हो गई है? जीरो हो गई है। 3t/4 पर आप ग्राफ चेक कर सकते हैं, 3t/4 पर बॉडी कहां पे आ चुकी है? लेफ्ट एक्सट्रीम पर। अगेन पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम, ठीक है, अगेन पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम। और आखिरी चीज चेक कर लीजिएगा, t इज इक्वल टू टी, इसका मतलब होता है टाइम पीरियड के बराबर का समय हो चुका है, तो बॉडी वापस कहां आ जाएगी सर? मेन पोजीशन पर, और फिर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी सर? जीरो के बराबर, ठीक है। तो ये पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी सर? जीरो के बराबर हो जाएगी, और हेंस ये अपने पास बहुत ही प्यारा सा ग्राफ इसका डेवलप हो जाएगा, ठीक है। यहीं से इसका एक बहुत ही प्यारा सा जानदार शानदार सा ग्राफ डेवलप हो जाएगा। इसको आप लोग प्लीज बना लेना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, लंबे समय तक काम आएगा, ठीक है। अब जरा अपन फोकस करते हैं अबाउट काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कहां पर होती है सर? मैक्सिमम ओनली एट द मीन पोजीशन, और कहां पर होती है? मिनिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशंस, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं, t इज इक्वल टू जीरो की बात करते हैं, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं सर? t इज इक्वल टू जीरो की बात कर रहे हैं। तो t इज इक्वल टू जीरो पर बॉडी कहां पे थी? मीन पे थी, और मीन पर काइनेटिक एनर्जी इज सुपर्ब मैक्सिमम, ठीक है। तो ये रहेगा काइनेटिक एनर्जी। उसके बाद क्या होगा सर? एक्सट्रीम पर कितना हो जाएगा? फिर जीरो हो जाएगा, तो इसलिए एक्सट्रीम पे जीरो हो जाएगा, फिर वापस मीन पे आ गया तो मैक्सिमम, फिर लेफ्ट एक्सट्रीम पे गया तो जीरो हो गया, फिर मीन पे आ गया तो कितना हो गया सर? मैक्सिमम हो गया, ठीक है। अब इन्हीं पॉइंट्स को जैसे अपन जोड़ते हुए चलेंगे, ध्यान देना अच्छे से बेटा, ये पूरा रंगोली वाला काम चलता है इसमें यार। डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं अपन रंगोली बना करके, डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं अपन रंगोली बना करके, और ये अपने पास में ग्राफ पूरा हो जाता है। लेकिन आप जरा एक बात चेक करें, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी घटेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी। लेकिन दोनों का जो समेशन है ना, वो हमेशा कितना आएगा सर? हाफ के ए का स्क्वायर आएगा, मतलब कांस्टेंट आएगा। इस बात को मैं यहां पे लिख देता हूं, देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज टोटल एनर्जी,
क्या आप लोग इस बात से वाकिफ है? यस सर, बिल्कुल वाकिफ है। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी सर? हाफ के वाई का स्क्वायर। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? हाफ के ए का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा सर? वाई का स्क्वायर, ठीक है। अब एक काम करते हैं अपन, के बाई टू कॉमन निकाल लेते हैं, तो वाई का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर माइनस अगेन क्या हो जाएगा सर? वाई का स्क्वायर हो जाएगा। वाई स्क्वायर निपट गया तो क्या बचेगा सर? हाफ के ए का स्क्वायर, ठीक है। तो हाफ के और यहाँ पे क्या बचेगा सर? ए का स्क्वायर। इट्स एज सिंपल एज दैट। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर? पूरा क्लियर है। के कांस्टेंट है, टू कांस्टेंट है, ए मतलब एम्पलीट्यूड, जो कि नाम से ही बाकायदा पूरा कांस्टेंट है। तो फिर आप एक बात समझ जाइए कि भाई किसी भी ऑसिलेशन में, इनफैक्ट किसी भी मोशन में, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, दे कैन चेंज फॉर श्योर, ठीक है। लेकिन इनका जो समेशन है, इनका जो काइनेटिक एनर्जी, इनका जो टोटल एनर्जी है, दैट रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज। क्या आपके दिमाग में ये चीज पूरा बैठ गई है? यस सर, पूरा बैठ गई। तो हाफ के स्क्वायर इट्स ऑलवेज अ कांस्टेंट टोटल एनर्जी, ठीक है। सही लग रहा है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं लग रही है सर? पूरा फंडा क्लियर लग रहा है ना? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हाफ के ए का स्क्वायर, तो अपन ने यहाँ पे देखो भाई, हाफ के ए का स्क्वायर बिल्कुल बाकायदा बरकरार बना हुआ है भाई, बरकरार बना हुआ है। टोटल एनर्जी लगातार ये मोटी वाली पट्टी बनी हुई है हाफ के का स्क्वायर, ठीक है। मैं चाहूंगा इस खूबसूरत सी स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद फिर आपको लेके चलेंगे इसके ठीक नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के ऊपर, ठीक है। ये वाला फंडा पूरा क्लियर हो गया है क्या? यस सर, बाकायदा क्लियर हो चुका है, दिक्कत ही नहीं कुछ। अगले वाले पे आते हैं। ड्रॉ द ग्राफ दैट शोज द वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी विथ रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में सर? ये है सर डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट में सर? ये डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में। अब जरा गौर करिएगा, वही वाली बात हो गई भाई कि मेन पोजीशन पर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा और एक्सट्रीम पोजीशंस पर पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम पहुंच जाएगी। मेन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पहुंच जाएगी और एक्सट्रीम पोजीशंस पर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम पहुंच जाएगी। तो मतलब क्या है? डिस्प्लेसमेंट के रिस्पेक्ट में हम ग्राफ बनाने वाले हैं एनर्जीज का, ठीक है। यहां चेक कर लीजिए, ये अपने पास एनर्जी है और यहां अपने पास में क्या आ रहा है सर? डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। जब मैंने माइनस ए लिखा है तो वो लेफ्ट एक्सट्रीम हो गया ना, समझ ला तुला। जब मैंने माइनस ए लिखा है तो वो अपने पास में क्या हो जाएगा सर? लेफ्ट एक्सट्रीम। और जब प्लस का ए लिखा हुआ है तो अपने पास में वो क्या हो जाएगा सर? राइट एक्सट्रीम हो जाएगा, ठीक है। राइट एक्सट्रीम पर और लेफ्ट एक्सट्रीम पर पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम। क्या बोला मैंने? लेफ्ट एक्सट्रीम पर देखो माइनस ए पर और राइट एक्सट्रीम पर देखो प्लस ए पर पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट द मीन पोजीशन, ठीक है सर। तो यहां पे ये डॉटेड वाला जो लाइन है ना, वो यहां पे टच कर रहा है। अगर मैं इसको बाकायदा पूरा बना के रख दूं आप लोग के सामने तो ये ग्राफ कैसा बन जाएगा? कुछ इस तरह ऐसा ग्राफ बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं सर, ठीक है। उसके बाद इसका अगला फंडा क्या होगा सर? लेट्स टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना सर, वो एक्सट्रीम पोजीशंस पे निपट के जीरो हो जाएगी और मीन पे रहेगी बहुत ही धुआंधार मैक्सिमम, ठीक है। तो भाई इफ यू आर टॉकिंग अबाउट काइनेटिक एनर्जी, एक्सट्रीम्स मैंने पहले भी कहा था भाई, अगर एक्सट्रीम पोजीशन पर बॉडी के पास 2 रुपए की वेलोसिटी भी होती, क्या बोला मैंने? अगर एक्सट्रीम पोजीशंस पर बॉडी के पास में अगर 2 रुपए की भी वेलोसिटी होती तो वो बॉडी एक्सट्रीम पोजीशन पे क्यों रुकती? एक्सट्रीम पोजीशन को वो ओवरशूट करके आगे निकल चुकी होती, कोई उसको रोक तक नहीं पाता, ठीक है सर। ओके सर, डन 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 डन। तो अच्छा, तो मतलब मीन पर होगी मैक्सिमम, मैंने कहा था भाई। अगर ऐसे सिंपल पेंडुलम मूव कर रहा है और मीन पोजीशन पर अगर तुम्हारा चेहरा आके रुका हुआ है ना, तुम समझ जाओ क्या हाल होगा तुम्हारे चेहरे का, ठीक है। जब वो धनधनाते हुए निकलेगा ना पूरा सिंपल पेंडुलम, तो भाई साहब क्या हाल होता है? बिकॉज मीन पोजीशन पर बहुत जबरदस्त वेलोसिटी होती है, पूरी की पूरी पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, वो किस में कन्वर्ट हो चुकी होती है? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी होती है, ठीक है। इसीलिए मीन पोजीशन पर काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम और एक्सट्रीम पोजीशंस पर काइनेटिक एनर्जी इज मिनिमम, ठीक है। आ गई ये वाली बात समझ में? आ गई ये वाली बात समझ में आ गई। तो भाई जल्दी से आप इस ग्राफ को बना लीजिए, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके सर, डन हो चुका है। अब अपने पास में यहां चेक करते हैं। तो भाई काइनेटिक एनर्जी जो है ना, वो एक्सट्रीम पर हो जाती है मिनिमम, तो वो सर ऐसे कुछ ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। दिस इज फॉर काइनेटिक एनर्जी एंड येलो वाला इज फॉर द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और पोटेंशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी तो वो तो होती है टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट। टोटल एनर्जी इज ऑलवेज अ कांस्टेंट, ठीक है। ओके सर, डन। मैं चाहूंगा इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे बेटा। हो चुका है इसका स्क्रीनशॉट? यस सर, बिल्कुल हो चुका है इसका स्क्रीनशॉट। चलिए
Now let's move on to the next question, question number 15. Derive the expression for time period of oscillation of a simple pendulum in the terms of mass and spring constant. In the terms of mass and the spring constant. अब मैं आपको बता दूं mass is the measure of inertia. ठीक है, इसका मतलब क्या होता है सर? अगर किसी बॉडी का मास बहुत ज्यादा है ना, इसका मतलब यह है कि उसका इनर्शिया बाय डिफॉल्ट बहुत ज्यादा है। इनर्शिया क्या होता है? किसी भी बॉडी की टेंडेंसी होती है अपने करंट स्टेट ऑफ मोशन को बनाए रखने की, ठीक है। उस टेंडेंसी को अपन क्या बोलते हैं सर? उसको अपन इनर्शिया बोलते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल भी दिया होगा, बहुत बार दे चुका हूं एग्जांपल। एक बॉडी भारी है, एक बॉडी हल्की है, ठीक है। अब भारी वाली बॉडी को ना मूव करवाने में तुम्हें बहुत तकलीफ होगी बिकॉज उसका मास बहुत ज्यादा था, दैट्स व्हाई, ठीक है। और जो बॉडी हल्की है ना, उस पर कम फोर्स अप्लाई करोगे ना, तब भी वो बॉडी जो है वो मूव कर जाएगी। मैंने कार और ट्रेन वाला एग्जांपल दे चुका है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है सर? जिसका मास ज्यादा है ना, उसका अपने ही स्टेट में बने रहने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उसका इनर्शिया बहुत ज्यादा है, ठीक है। जिसका मास कम है ना, उसका क्या है? अपने स्टेट में बने रहने की टेंडेंसी कम होती है, तो उसका इनर्शिया भी सर क्या होता है? कम होता है। क्या आपके दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है सर? बाकायदा क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। तो अपन इसमें क्या बोल देंगे सर कि देखो, पहली बात तो क्या है? मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, ठीक है। मास इज द measure of inertia, first thing first, ठीक है। mass is the measure of inertia, therefore mass को ना अपन क्या है? inertia factor भी कह देते हैं, ठीक है। मास को अपन कई दफा क्या सर? इनर्शिया फैक्टर भी कह के पुकारते हैं, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये तो मास की बात हो गई। उसके बाद क्या होता है सर? स्प्रिंग फैक्टर। स्प्रिंग फैक्टर या स्प्रिंग कांस्टेंट देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्प्रिंग फैक्टर के होता है, ठीक है। या अपन इसको स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह सकते हैं, दोनों ही नाम चलते हैं, इसके बहुत फेमस नाम है दोनों, ठीक है। तो स्प्रिंग फैक्टर बोल लो या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट देख लो। अरे वही है F = माइनस के वाई वाला के, ठीक है। और क्या होता है ना, के की यूनिट मैंने पूछ रखी थी आप लोगों से, आपने कमेंट सेक्शन में लिख ही दिया होगा, एग्जैक्टली न्यूटन पर मीटर होती है, ठीक है। अपने पास मान लो दो स्प्रिंग्स है, एक का स्प्रिंग कांस्टेंट 100 है, दूसरे का स्प्रिंग कांस्टेंट 400 है। तो जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट ज्यादा होता है ना, वो ज्यादा टाइट स्प्रिंग होती है, उसको खींचने में ज्यादा जान लग जाएगी तुम्हारी। आई मेरी बात समझ में? तो ज्यादा स्प्रिंग कांस्टेंट मतलब ज्यादा स्टिफनेस है उस स्प्रिंग के अंदर। ओके सर, डन 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 डन। अब जो क्या है ना कि इन चीजों का अपन यूज करने वाले हैं, ठीक है। मैं एक बार स्क्रीन से हट जाता हूं, क्या है कि इन दो चीजों का अपन क्या यूज करने वाले हैं। ओके सर, डन। अब देखो होता क्या है ना कि रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। पहले लेट्स गो टू द फॉर्मूला फॉर द रीस्टोरिंग फोर्स। तो सर रीस्टोरिंग फोर्स का जो जनरल फॉर्मूला होता है ना, वो होता है F = माइनस ऑफ के वाई। क्या तुम्हें ये वाली बात समझ में आ रही है? यस सर, बिल्कुल आ रही है। F = क्या हो जाएगा सर? माइनस का के वाई। माइनस यहाँ पे इसलिए लगा होता है बिकॉज रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है ना, वो डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में काम करता है, ठीक है सर, डन डन डन। अब आते हैं दूसरे वाले केस के ऊपर। फोर्स का फॉर्मूला एक और होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। ये तो भाई हम लोग क्लास 9th से पढ़ते आ रहे हैं, कई लोगों ने शायद क्लास 8 में ही पढ़ लिया होगा, लेकिन हाँ पढ़ चुके हैं इसको बचपन में ही। अभी कौन सा बचपना नहीं चल रहा है अपना। F = क्या हो जाएगा? मास इनटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन क्या होता है सर? माइनस का ओमेगा² वाई होता है, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। दिस बिकम्स योर सेकंड इक्वेशन। कुछ नहीं करना बेटा, फिजिक्स है, दोनों इक्वेशंस को इक्वेट कर देने का, फर्स्ट एंड द सेकंड इक्वेशन, ठीक है। जैसे आप पहली वाली को दूसरी वाली से ना इक्वेट करवा दोगे तो अपने पास क्या चीजें बचने वाली है, जरा गौर करना। माइनस का के वाई था, ओके सर, बिल्कुल उम्दा, माइनस के वाई था। और यहाँ पे माइनस का m ओमेगा² वाई था, उम्दा बात है सर, माइनस का m ओमेगा² वाई भी था। अब एक काम करो, माइनस से माइनस को निपटा दो, वाई से वाई को निपटा दो, तो के अपने पास में क्या बच जाएगा सर? m इंटू ओमेगा का स्क्वायर, ठीक है। तो देयरफॉर जो के बचेगा अपने पास में, वो बचेगा m इंटू ओमेगा का स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। अब जरा फोकस करते हुए चलना मेरी बातों पे, ठीक है। तो देयरफॉर K = m ओमेगा², तो ओमेगा² यहां से क्या हो जाएगा सर? ओमेगा² हो जाएगा K/m के बराबर, ठीक है। पूरा फंडा क्लियर है क्या सर? बकायदा पूरा फंडा क्लियर है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ओमेगा पता है यहां से क्या हो जाएगा भाई? इसका रूट लग जाएगा यार। ओमेगा यहां से क्या हो जाएगा? इसका रूट लग जाएगा, तो K/m हो जाएगा, ठीक है। अब देखो क्या होता है, ओमेगा जो होता है ना सर, ये 2π/t होता है। ओमेगा क्या होता है सर? ओमेगा होता है 2π/t = K/m। अब मैं तो क्या बोलता हूँ, उसको रेसिप्रोकेट मार दो। मैं तो क्या बोलता हूँ बेटा, इसको कर दो रेसिप्रोकेट, ठीक है। मैं तो क्या बोलता हूँ भाई कि इसको आप कर दीजिए क्या सर? रेसिप्रोकेट कर दीजिए जरा। तो यहां से क्या हो जाएगा? T/2π। यहां से क्या हो जाएगा सर? यहां से हो जाएगा ये T/2π।
तो t अपॉन 2 पाई इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ m ओवर k हो जाएगा। तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m ओवर k। और मैं आपको बता दूं इस m को हम कहते हैं इनर्शिया फैक्टर और इस k को अपन कहते हैं स्प्रिंग फैक्टर। ठीक है, इस m को हम कहते हैं इनर्शिया फैक्टर और इस k को हम कहते हैं स्प्रिंग फैक्टर। दिल में बसा के रखना, क्योंकि ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने कहा। ठीक है, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m ओवर k, दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल फॉर्मूला। मान गए इस बात को सर? बिल्कुल मान गए। तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ इनर्शिया फैक्टर अपॉन स्प्रिंग कांस्टेंट। तो आप लोगों ने इस चीज को तो लिख के रखा ही था, इसमें बस जरा इसको ऐड कर देना कि t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m जो था ना उसको हम कहने वाले हैं सर इनर्शिया फैक्टर, और नीचे सर k आता है ना तो उस k को अपन कहने वाले हैं स्प्रिंग फैक्टर। ठीक है, नीचे k आता है ना उसको अपन कहने वाले हैं क्या सर? स्प्रिंग फैक्टर। तो जरा दिल में बसा के रखना। आगे पूरी बात समझ? यस सर, पूरा फंडा क्लियर हो चुका है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ आइडियल सिंपल पेंडुलम इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम एंड एक्सेलरेशन। मतलब एल और जी के टर्म्स में चाहिए। एक बार जरा सेल्फ ट्राई कर लो बेटा, बन गया तो बहुत जबरदस्त, अदरवाइज फिर इसको मैं सॉल्व करवा के देखता हूं, लेकिन सेल्फ ट्राई तो बनता है। जल्दी करना प्लीज। चलिए फिर कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे अपन को एक्सप्रेशन निकालना है टाइम पीरियड का, वो भी सिंपल पेंडुलम वाले केस में, और लेंथ आएगा इसके अंदर, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आना चाहिए। ठीक है सर, तो अब इसको कैसे करेंगे? इसके लिए करना पड़ेगा प्रॉपर डायग्राम का बंदोबस्त। ठीक है, आ जाओ भाई। ये रखिए अपने फिक्स सीलिंग, कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो अपन बनाते रहते हैं, ये तो अपने को हैबिट हो गई है बनाने की, ये तो अपन बनाते ही रहते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन यहाँ पे कि मान लेते हैं मैंने यहाँ पर प्लेस करवा दिया क्या सर? एक पेंडुलम बॉब। ठीक है, ओके सर, डन। और उसके बाद सर यहाँ पे अपने पास में ये रहेगा ऐसे करके। ठीक है, फिर ये ऐसे घूमता रहेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अपन को सिर्फ यहाँ पे फोकस करना है कि भाई यहाँ पे अब क्या चीजें होने वाली हैं। जैसे अपन इसको छोड़ेंगे ना यहाँ से, तो फिर सर ये ऐसे सट 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 करते हुए ऐसे निकल जाने वाला है। ठीक है, जो कि होता है उसमें कोई दो राय नहीं है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, अगर यहाँ पे आप चेक करोगे ना तो सिंपल पेंडुलम की जो लेंथ है सर इस समय, वो तो लेंथ अपने पास में एल के बराबर है, उसमें कोई दो राय नहीं। अब इसका वेट काम करेगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो सर इसका जो वेट काम करेगा वो काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, इसका जो वेट काम करेगा वो काम करेगा वर्टिकली डाउनवर्ड्स, एंड दैट वेट इज नथिंग बट mg के बराबर का वेट है। ठीक है सर, ओके डन। अब इस पे ना ऊपर की तरफ क्या काम करेगा सर? ऊपर की तरफ काम करेगा यहाँ पे टेंशन। ठीक है, तो यहाँ पे काम करेगा ऊपर की तरफ, क्या काम करेगा सर? यहाँ पे काम करेगा ऊपर की तरफ में टेंशन, बोले तो टी काम करेगा। ठीक है सर, चलेगा पक्का? यस सर, बिल्कुल चलेगा। अब क्या होता है ना कि भाई अपन इसको क्या है सर, अगर अपन इस mg को अगर मैं रिजॉल्व करना चाहूँ तो कैसे रिजॉल्व होगा? ध्यान देना अच्छे से। ठीक है, अगर मैं इसको रिजॉल्व करना चाहूंगा तो ये कैसे रिजॉल्व होगा सर? पहले तो ये ऐसे रिजॉल्व होगा इस तरफ। ठीक है, उसके बाद ये चले जाएगा इस तरफ। ठीक है, आई बात समझ में? यस सर, ये वाला फंडा समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे अगर अपन चेक करेंगे इसको अच्छे से, बहुत ही बेहतरीन तरह से, तो रेजोल्यूशन के हिसाब से अगर चेक किया जाए mg को, देखो यहाँ पर अगर मैं इसका वर्टिकल ले लेता हूँ, चलो लेट्स सपोज हमने मान लिया कि सर ये इसका वर्टिकल डायरेक्शन है। ठीक है, तो सारे के सारे एंगल्स इसके रिस्पेक्ट में ही बनने वाले हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। तो सारे के सारे एंगल्स बनेंगे इसके रिस्पेक्ट में ही। तो लेट्स सपोज दिस एंगल इटसेल्फ इज कितना सर? थीटा के बराबर। ठीक है, अगर वो थीटा है ना तो सर यहाँ पे अगर चेक करोगे तो ये वाला भी कितना हो जाएगा सर? थीटा हो जाएगा। अब जरा mg को रिजॉल्व कर लेना, तो ये हो जाएगा सर mg cos थीटा, और इस तरफ अपने पास में क्या आ जाएगा सर? mg sin थीटा। ठीक है, अब यही mg sin थीटा जो है ना वो टॉर्क प्रोड्यूस करवाने वाला है। तो एक बार जरा इसका स्क्रीनशॉट लो बेटा। चले फिर यहाँ का फंडा पूरा क्लियर है? ऐसा पूरा क्लियर है। तो जो mg sin थीटा वाला फोर्स है ना, यही इसके अंदर एक तरह से क्या है? टॉर्क काम करवा रहा है। ठीक है, अब ये टॉर्क का बेसिकली फॉर्मूला क्या होता है सर? टॉर्क का फॉर्मूला होता है अपने पास में क्या? ये डिस्टेंस, मतलब अपन ले लेंगे इसमें l, ये डिस्टेंस था, उसके बाद जो ये फोर्स काम कर रहा है। ठीक है, तो फोर्स है अपने पास में कितना सर? mg sin थीटा। ठीक है, अब देखो होता क्या है कि छोटे एंगल्स के लिए sin थीटा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली थीटा के बराबर होती है। तो मैं इसको लिख दूंगा कि फॉर स्मॉल एंगल्स। ठीक है, किसके लिए ऐसा होता है सर? स्मॉल एंगल्स के लिए। तो फॉर स्मॉल एंगल्स sin थीटा कैन बी जस्ट अप्रोक्सीमेटेड टू थीटा ओनली। ये वाला फंडा पूरा क्लियर है क्या? यस सर, पूरा क्लियर है। तो छोटे एंगल्स के लिए क्या होता है कि sin थीटा कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू जस्ट थीटा ओनली। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए k इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या हो जाएगा सर? mgl, और sin थीटा तो अब थीटा के बराबर हो गया, तो अपने पास हो जाएगा ये k टाउ इज इक्वल्स टू mgl थीटा के बराबर। ठीक है, अब जरा इस पे दूसरे वाले कार्यक्रम पे अपन चलते हैं।
जरा ध्यान देना, टॉर्क का फॉर्मूला पूरा क्लियर है यहाँ से? यस सर पूरा क्लियर है। अब अपन जरा टॉर्क के एक और फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं, ठीक है? अब जरा अपन टॉर्क के एक और फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है सर? माइनस का के थीटा भी एक फॉर्मूला होता है, ठीक है? क्या आप समझते हैं इस बात को? अगर मैं मॉड्यूलस वाइज लेके चलूं, देखो ना यार, एफ इज इक्वल टू माइनस के वाई था, तो वहां पे लीनियर फोर्स था, तो लीनियर डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई। यहाँ पे रोटेशनल वाला मसला चल रहा है यहाँ पे, तो टॉर्क आ जाएगा, मतलब मोमेंट ऑफ फोर्स हो जाएगा, तो फिर डिस्प्लेसमेंट हैज टू बी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो टाउ इज इक्वल टू अपने पास में क्या हो जाएगा सर? के थीटा के बराबर हो जाएगा। दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 2, दिस बिकम्स योर इक्वेशन नंबर 2, ठीक है? अब क्या करना है आपको सर? यहाँ पे आपको बस इन दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करना है, ठीक है? ना इससे कुछ ज्यादा ना इससे कुछ कम, सिर्फ और सिर्फ इक्वेट कर दीजिएगा फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड वाली इक्वेशन के साथ में, ठीक है? तो इससे सर क्या हो जाता है, जरा गौर फरमाइएगा इस पे अच्छे से। तो के थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अपने पास में क्या हो जाएगा सर? एम जी एल थीटा। के थीटा इज इक्वल्स टू अपने पास में क्या हो जाएगा सर? एम जी एल थीटा। और यहाँ पे आप कुछ नहीं करना है आपको, थीटा से थीटा को यू हैव टू कैंसिल। तो देयरफॉर अब जब अपन टॉर्क निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे, ठीक है? देयरफॉर अब जब अपन टाइम पीरियड निकालने के लिए आगे बढ़ेंगे, तो अब जरा समझिएगा, टी इज इक्वल्स टू एक फॉर्मूला होता है, टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज इनर्शिया फैक्टर, ठीक है? देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज इनर्शिया फैक्टर एंड देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज स्प्रिंग फैक्टर। अब मैं आपको बताऊं क्या होता है इनर्शिया फैक्टर जो होता है ना सर। देखिए, अगर सिर्फ लीनियर मोशन की बात चल रही होती तो मैं सिर्फ और सिर्फ मास लेके चलता। क्या बोला मैंने? मैं इनर्शिया फैक्टर की बात कर रहा हूं। अगर सिर्फ और सिर्फ लीनियर मोशन की बात चल रही होती तो मैं सिर्फ और सिर्फ मास लेके चलता, लेकिन यहाँ पे सर सॉर्ट ऑफ, यहाँ पे क्या हो रहा है सर? रोटेशन हो रहा है सॉर्ट ऑफ, ठीक है? मतलब बेसिकली रेवोल्यूशन हो रहा है सॉर्ट ऑफ। तो यहाँ पे क्या होगा ना, आपको बकायदा पूरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया लेके चलना पड़ेगा, ठीक है? नाउ सर व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया? मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, ठीक है? ना व्हाट इज द डिस्टेंस? तो सर डिस्टेंस यहाँ पे एल के बराबर है, तो यहाँ पे अपन कर देंगे एल का स्क्वायर, और नीचे अपने पास में क्या आ जाएगा सर? स्प्रिंग फैक्टर। तो स्प्रिंग फैक्टर बेसिकली के से रिप्रेजेंट किया जाता है, और के अपने पास में कितना आ गया सर? एम जी एल के बराबर, ठीक है? तो टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2 पाई, उसके बाद अंडर रूट ऑफ, यहाँ पे अपने पास क्या हो जाएगा सर? एम इंटू एल का स्क्वायर, और नीचे अपने पास में स्प्रिंग फैक्टर के तौर पे क्या हो जाएगा सर? एम जी एल हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? यहाँ से हो जाएगा एम जी एल, तो m से m यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा, एक l से एक l यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा। तो अब जो बचने वाला है वो बचने वाला है 2 पाई रूट ऑफ l बाई जी। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो देयरफॉर अब जो अपने पास में बचने वाला है टाइम पीरियड, वो अपने पास में क्या बचेगा? t इज इक्वल्स टू 2 पाई, t इज इक्वल्स टू क्या बचेगा सर? 2 पाई रूट ऑफ क्या बच जाएगा सर? l, और नीचे अपने पास में क्या आ जाएगा? g, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ क्या हो जाएगा सर? l ओवर g हो जाएगा। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो जल्दी से इस वाले फॉर्मूले को दिमाग में डाल लेना बेटा, जल्दी से इस वाले फॉर्मूले को दिमाग में डाल लीजिएगा। कोई मसला, कोई परेशानी तो नहीं सर? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पूरा फंडा क्लियर हो गया। तो यही आपसे पूछा हुआ था कि भाई टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आएगा इन टर्म्स ऑफ एल एंड जी। तो सर जो फॉर्मूला था वो आपके सामने बाकायदा लिखा हुआ है, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल ओवर जी, ठीक है? चलिए निपटाते हैं इसको। अब आपको लेके चलेंगे अपन इसके अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला मतलब क्वेश्चन नंबर 17। हियर इट इज, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ अ वर्टिकल स्प्रिंग, ठीक है? तो वर्टिकल स्प्रिंग में अपन 3 केस लेके चलेंगे, जरा गौर फरमाते हुए चलना क्या होंगे वो 3 केसेस, ठीक है? तो पहले तो मैं 3 फिक्स सीलिंग बना रहा हूं यार, ठीक है? किसी को भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए ना, 3 सेटअप अलग अलग। देखो होता क्या है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? ये अपने पास बस अभी था, अनलोडेड ही है, कोई लोड नहीं लगाया इस पे, ठीक है? अब जब मैं इस पे लोड लगाऊंगा ना, पता है क्या होगा? ये खिंच जाएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है? और ये तब की बात है सर जब आपने एक लोड को क्या है लगा दिया इस पे, ठीक है? ये तब की बात है सर जब आपने एक लोड को ना इस पे क्या लगा के रख दिया बाकायदा, ठीक है सर? तो देखो होता क्या है, जब भी आप लोड लगाते हो ना, तो इसके जो रेफरेंस लाइन है, आप जरा समझते हुए चलेगा, इसके रेफरेंस लाइन से आप इसको नीचे लेकर के आ गए हो, गेटिंग माय पॉइंट? इसके रेफरेंस लाइन से आप इसको नीचे की तरफ लेकर के आ गए हो, और नीचे की तरफ भी आप इसे कितना लेके आए हो सर? एल के बराबर आप इसको नीचे की तरफ लेके आ चुके हो, ठीक है? अब क्या होता है, अभी भी ये स्टेबल है, अभी भी ये मूव नहीं कर रहा सर, अभी भी ये बाकायदा पूरा स्टेबल ही बना हुआ है, ठीक है? अब क्या करेंगे अपन इसको ना
अब इसको मैं इंटेंशनली खींचता हूं नीचे की तरफ। तो भाई काम करो, पहले जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका वेट काम करेगा नीचे, बोलो हाँ कि ना? यस सर, बिल्कुल काम करेगा, इसका वेट नीचे mg नीचे हो जाएगा। उसके बाद इसका जो रिस्टोरिंग फोर्स है सर वो ऊपर की तरफ काम करेगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा सर? k इंटू यहाँ से हो जाएगा l के बराबर। ठीक है, पक्का? अब देखो यहाँ से क्या होता है, देयरफॉर अब जब अपन स्प्रिंग कांस्टेंट निकालेंगे ना, तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट यहाँ से हो जाएगा सर mg ओवर l के बराबर। ठीक है, जब आप निकालेंगे ना यहाँ से स्प्रिंग कांस्टेंट, तो वो क्या हो जाएगा सर? mg ओवर l के बराबर हो जाएगा। अब जरा इसके तीसरे वाले केस पे आपको मैं लेके चलता हूँ। इसको ना मैं y डिस्प्लेसमेंट और नीचे करवा रहा हूँ। ठीक है, तो ये और खींचेगा अभी 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ओके सर, ये हल्का सा क्या है और भी यहाँ पे खिंचा हुआ आपको नजर आ रहा होगा। बिल्कुल आ रहा है सर, बिल्कुल आ रहा है, कोई इसमें दो राय नहीं है। ये हल्का सा सर और खिंच गया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, एल से तो वो पहले से खिंच ही चुका था, अब वाई का डिस्प्लेसमेंट इसके अंदर और भी आ चुका है। तो यहाँ अगर आप रेफरेंस लाइन से आप चेक करोगे, ठीक है, जस्ट गो विद द रेफरेंस लाइन फर्स्ट। अगर आप इसमें ना, ये अपने पास में इसकी रेफरेंस लाइन थी, अगर आप रेफरेंस लाइन से चेक करोगे तो पहले से ही मैं इसमें डिस्प्लेसमेंट एल का प्रोड्यूस करवा चुका था, बोलो हाँ कि ना? और फिर मैंने इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट वाई का भी फर्दर प्रोड्यूस करवा दिया। एल हो गया, अब मैंने इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट कितना प्रोड्यूस करवा दिया सर? वाई का प्रोड्यूस करवा दिया। तो के मेरे को मालूम है mg अपॉन एल होता है। अब जरा ध्यान देना, यहाँ पे काम करेगा असली रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, यहाँ पे काम करेगा असली रिस्टोरिंग फोर्स। तो रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, जरा अच्छे से फोकस करिएगा। रिस्टोरिंग फोर्स का जो फॉर्मूला होता है ना, वो होता है माइनस का के वाई। रिस्टोरिंग फोर्स का अपने पास में फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? माइनस का के वाई। ठीक है, तो इसको अपन अभी क्या बोल देंगे सर? एफ के बराबर बोल देंगे। क्या आप लोग के दिमाग में ये वाला फंडा बकायदा अच्छे से आ रहा है? क्या आप लोग को यहाँ तक कोई भी दिक्कत हो रही है? अगर आपको लग रहा है कि यहाँ तक की बात बकायदा तरीके से समझ में आ गई है तो बहुत बढ़िया, बस मुझे कंफर्मेशन देते हुए चलना। ठीक है, क्लियर है? यस सर, बिल्कुल क्लियर है। अब जरा ध्यान देना, देखो होता क्या है ना, सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, टाइम पीरियड का एक फॉर्मूला होता है। नाउ बाय जनरल फॉर्मूला, किस फॉर्मूले की बात करूंगा मैं इस दफा आपसे बात कर रहा हूं फॉर जनरल फॉर्मूला। ठीक है, तो सर टाइम पीरियड का अपने पास में जनरल फॉर्मूला क्या होता है? तो सर टी इज इक्वल टू 2 पाई, टाइम पीरियड का जनरल फॉर्मूला होता है टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, आप लोग जानते हैं इनर्शिया फैक्टर अपॉन नीचे क्या आता है सर? स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे तो कोई रोटेशन रेवोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो फिर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ एम से काम बन जाएगा। और नीचे अपन क्या लिख देंगे सर? के लिख देंगे। ठीक है, तो देयरफॉर टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, अपने पास में क्या हो जाएगा सर? एम ओवर के। पता है क्या होता है? के यहाँ से होता है अपने पास में, अपन निकाल चुके हैं ना, के था सर एम जी अपॉन एल। के अपने पास में क्या आ गया था सर? के आ गया था अपने पास में एम जी अपॉन एल। तो जब मैं यहाँ पे चीजों को देखूंगा, ठीक है, तो यहाँ क्या समझ में आता है? एम से एम तो निपट जाएगा, आ गया अपने पास में फॉर्मूला, बिल्कुल डन हो चुका है सर। तो टी इज इक्वल्स टू, अपने पास में फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ चुका है सर? टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ, अपने पास में क्या हो गया? एल बाई जी। इट्स एज सिंपल एज दैट। यही वाला फॉर्मूला आपसे पूछ करके रखा हुआ था। आगे पूरी बात समझ, बस 1 मिनट में ये चीज डेरिवेशन पूरा डन हो चुका है। ठीक है, चलिए अब आपको लेके चलेंगे इसके अपन अगले वाले क्वेश्चन के ऊपर। दिस इज एज सिंपल एज दैट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग के सामने। जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अपन इसको सॉल्व करना स्टार्ट करने वाले हैं। चले फिर आगे बढ़े, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? बढ़िया लग रहा है? यस सर, बिल्कुल लग रहा है। तो फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ लिक्विड इन अ यू शेप ट्यूब। ठीक है, अब सर इस केस में क्या होता है ना, जरा गौर फरमाते हुए चलिएगा। जैसे मान लीजिए कि यू हैव अ यू शेप ट्यूब कंटेनर। ठीक है सर, ओके, ये अपने पास में क्या है सर? एक यू शेप का कंटेनर है। ओके सर, डन। अब यहाँ पे क्या चीज होने वाली है, जरा गौर फरमाइएगा इस पर अच्छे से। ये अपने पास में एक यू शेप का कंटेनर है और इसमें पूरा क्या सर? बाकायदा ना लिक्विड विक्विड भरा हुआ था, बहुत ही जानदार शानदार तरह से। यहाँ पे लिक्विड पूरा एकदम सेम लेवल तक अपन भर के रखते हैं। फिलहाल के लिए मान लेते हैं अपन कि अपन ने एक ये बना दी, यहाँ पे इसमें यहाँ तक भरा हुआ है और इसमें सर यहीं तक, मतलब बराबर लेवल है, ऑब्वियसली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके ऊपर क्या क्या कंप्रेस कर दिया मैंने। ठीक है, जैसे मैंने इसे कंप्रेस करा, नीचे लेके चला गया मैं, चलो मान लो कि वाई डिस्टेंस में इसको यहाँ से नीचे लेके चला गया, तो सर अगर वाई डिस्टेंस में यहाँ से नीचे लेके जाऊंगा तो यहाँ से लिक्विड जो है वो वाई डिस्टेंस ऊपर की तरफ भी उठेगा, बोलो हाँ कि ना? यस सर, बात तो बिल्कुल उम्दा है। वाई डिस्टेंस नीचे लेके मैं गया तो वाई डिस्टेंस यहाँ पे ऊपर तक उठ जाएगा। ठीक है, तो अब जो कैप लग जाएगा ना सर, वो जरा समझिए। अब यहाँ से लेकर के लिक्विड जो है सर वो बाकायदा यहाँ तक का पूरा भरा हुआ लिक्विड रहेगा। ठीक है, उम्दा बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से लेकर के पूरा ऊपर तक का लिक्विड जो है ना वो भरा हुआ है।
यहां से लेकर के लिक्विड जो है वो पूरा ऐसे ऊपर तक का लिक्विड जो है वो भरा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए सर, डन 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 हो चुका है। अब यहाँ पे होता क्या है ना कि यहाँ पर ये जो लिक्विड है ना, इतने कॉलम में जो भरा हुआ लिक्विड है, देखो तो इक्विलिब्रियम लेफ्ट से डिस्टर्ब हुआ नीचे की तरफ, राइट से डिस्टर्ब हुआ ऊपर की तरफ। तो ये अगर आप समझ पा रहे हैं मेरी बात, यहाँ से मैं पूरा एकदम क्लियरली उसको डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता हूँ क्योंकि है तो लिक्विड ही भरा हुआ। तो बस जो ये वाला सेक्शन है, मतलब जो 2y के सेक्शन में लिक्विड आ गया है ना, वही काम, उसी का वेट काम करेगा एज द रीस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। तो अपन यहाँ पे क्या लिख देंगे, देखिए सर, रीस्टोरिंग फोर्स तो नेगेटिव में ही होता है, तो माइनस ऑफ कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा वेट ऑफ लिक्विड इन कॉलम ऑफ लेंथ 2y, ठीक है। दिस इज इक्वल टू द वेट ऑफ लिक्विड इन द कॉलम ऑफ, अच्छा इसकी लेंथ कितनी है सर, इसकी लेंथ है बाकायदा यहाँ पे कितनी सर, 2y के बराबर, ठीक है। इट इज एज सिंपल एज दैट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर यहाँ पे। अब जरा गौर करते हुए चलेंगे, तो F इज इक्वल्स टू माइनस, अब सर वेट का फॉर्मूला क्या होता है सर, वेट होता है m इंटू जी के बराबर। वेट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर, वेट हो जाएगा m इंटू जी के बराबर। अब डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी होता है सर मास अपॉन वॉल्यूम, तो वहां से मास क्या हो जाएगा सर, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो अपन एक काम करते हैं, मास की जगह पे डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या हो जाएगा सर, तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ। तो लेंथ यहाँ पे कितनी है, जो 2y के अंदर लिक्विड भरा हुआ है ना, बस वही रीस्टोरिंग फोर्स की तरह यहाँ पे काम करेगा। तो रो a इंटू 2y, तो मास खोल दिया डेंसिटी इंटू वॉल्यूम में, और उसके बाद अपन g से मल्टीप्लाई कर देंगे। दिस बिकम्स योर फर्स्ट इक्वेशन। क्या ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? यस, ये वाला फंडा बकायदा पूरा क्लियर है, ठीक है। नाउ अब जरा फोकस करना, रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस के। अब जरा ध्यान देना, मेन पोजीशन से कितना डिस्प्लेसमेंट आ रहा है सर, मेन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट आ रहा है अमाउंट y का। क्या बोला मैंने, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट आ रहा है अमाउंट y का। तो इसको मद्देनजर रखते हुए अगर अपन कहानी में आगे बढ़ेंगे, तो सर बढ़ना तो ये है कि बस इक्वेट करना पड़ेगा किसको सर, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, ठीक है। इक्वेट करना पड़ेगा सर किसको, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को। तो यहां से अपने पास में क्या हो जाएगा सर, माइनस का ky, क्या हो जाएगा सर, माइनस का ky, और यहां अपने पास में क्या हो जाएगा सर, माइनस का 2a रो y, 2a रो y और g हो जाएगा, ठीक है। तो बस y से y कटने वाला है और माइनस से माइनस कटने वाला है, देयरफॉर स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2a रो g हो जाएगा। दिस बिकम्स योर स्प्रिंग कांस्टेंट। क्या आप लोगों के दिमाग में ये वाला फंडा पूरा क्लियर है? जल्दी से मुझे यहाँ तक का आप कंफर्मेशन दे दें, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पूरा क्लियर है क्या? यस सर, पूरा क्लियर है, बस यहाँ तक का मुझे आप कंफर्मेशन देते हुए चलिएगा। ओके सर, डन 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 डन। अब जरा ध्यान देना, यहाँ जो अपन निकालेंगे ना टाइम पीरियड, ठीक है, तो जरा गौर करो टाइम पीरियड क्या होगा सर, टाइम पीरियड होगा 2 पाई अंडर रूट ऑफ इनर्शिया फैक्टर, ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा सर, स्प्रिंग फैक्टर, ठीक है। तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 पाई। अब जरा गौर करें, डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा सर, मास हो जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी क्या होगा सर, डेंसिटी होगा रो के बराबर। उसके बाद में सर वॉल्यूम क्या होगा, तो भाई यहाँ पे मुझे पूरे का मास चाहिए, ठीक है। अब जरा गौर करना, यहाँ पे होता क्या है ना सर, ये देखिए, ये है अपने पास में हाइट फ्रॉम द बॉटम h के बराबर, और पहले जब लिक्विड पहले जब भरा हुआ था, ठीक है, कंप्रेस करने की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, जब कंप्रेस किया ना तो लिक्विड यहाँ से तो गायब हो जाएगा भाई। जब मैंने कंप्रेस कर दिया इसको तो लिक्विड जो है सर वो यहाँ से तो बाकायदा गायब हो जाएगा, ठीक है। ये नीचे आ गया और ये ऊपर चढ़ गया था। क्लियर? यस सर, क्लियर तो है पूरा फंडा। ये थोड़ा सा नीचे आ गया था ना, यस सर। अब जरा गौर करना, तो यहाँ जब पहले यहाँ तक भरा हुआ था, फिर यहाँ तक भरा हुआ था, तो ये पूरा h हो जाएगा, और यहाँ पर ये भी पूरा कितना हो जाएगा सर, h हो जाएगा। तो कायदे की बात क्या है सर, h प्लस h करेंगे ना तो 2h, और ये अपने पास में क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द लिक्विड कॉलम, ठीक है। ये L का मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम। तो लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम में आपको बताऊं ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा सर h प्लस h, बोले तो 2h के बराबर, ठीक है। ओके सर, डन 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 डन। अब मास का फॉर्मूला क्या होता है, देखो डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास क्या हो जाएगा सर, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा अपने पास में a, और उसके बाद लेंथ कितना है सर, h प्लस h करेंगे तो दिस बिकम्स 2h के बराबर, ठीक है। उसके बाद नीचे अपन क्या करने वाले हैं सर, k करने वाले हैं, और k अपने पास में क्या आ चुका है, k अपन निकाल चुके हैं ना भाई कहीं पे, k था 2a रो g के बराबर, ठीक है, ये 2a रो g के बराबर था। तो देयरफॉर टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई
अंडर रूट ऑफ, भाई देखो रो से रो कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, चेक करना अच्छे से, रो से रो कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, सिर्फ और सिर्फ h बाई जी बचेगा। इट्स एज सिंपल एज दैट, बात ही खत्म हो गई। तो t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ h, और नीचे अपने पास में क्या बच जाएगा सर, g बच जाएगा। बस इतनी सी बात है। क्या आप लोगों को समझ में आ गया? ये वाला फॉर्मूला आपसे पूछ करके रखा हुआ था, ये रहेगा आपके पास में पूरा खूबसूरत सी स्लाइड पे सब कुछ लिखा हुआ है। इत्मीनान से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन कहानी में आगे बढ़ते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है सर, पूरा फंडा क्लियर है? चलिए इसको निपटाया जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अगला सवाल क्या है, फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी ऑफ एसएचएम। भाई सिंपल सी चीज थी, कोई बड़ा इसके अंदर दिक्कत वाली बात नहीं होती है। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सर, डिस्प्लेसमेंट होता है y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। बोलो हाँ कि ना? यस सर, बिल्कुल सही बात है। तो देयरफॉर अगर वेलोसिटी निकालना होगा तो वेलोसिटी क्या होता है सर, डिफरेंशिएशन ऑफ क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो देयरफॉर वेलोसिटी इज डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है सर, डिस्प्लेसमेंट होता है a sin ओमेगा t। ठीक है, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू a को बाहर निकाल लेना, उसके बाद क्या होगा सर, डिफरेंशिएशन ऑफ चलेगा सिर्फ और सिर्फ sin ओमेगा t। बढ़िया है ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा गौर करना, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है सर, कॉस थीटा। ठीक है, तो साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा सर, कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा जो है ना सर वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो वेलोसिटी हमारे पास में कितनी हो जाएगी सर, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। बोलो हाँ कि ना? यस सर, उम्दा बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वेलोसिटी अपने पास कितनी हो गई सर, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब जरा कहानी पे आगे बढ़ते हैं, क्या चीज होती है। ठीक है, नाउ देखिए समझिए मेरी पूरी बात को अच्छे से। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ए ओमेगा। ठीक है, अब जो cos ओमेगा टी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको आप बड़े आराम से देखो, cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। एब्सोल्युटली करेक्ट है सर, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा। अब अपन एक काम करते हैं, यहाँ पे a को अपन अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, जब a अंदर जाएगा इट विल बिकम a स्क्वायर। ठीक है, जब a अंदर जाएगा इट विल बिकम a स्क्वायर। तो a स्क्वायर इंटू 1 कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा सर यहाँ पे, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, क्या हो जाएगा सर, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ यहाँ पर a स्क्वायर माइनस, अब जरा गौर करना बहुत ही प्यार से, यहाँ पे लिखा हुआ है a साइन ओमेगा टी का स्क्वायर चल रहा है बेसिकली। ठीक है, तो अपन इसको ऐसे कह देंगे ना, देखो a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी था ना, तो आप इसको a साइन ओमेगा टी का बकायदा ऐसा स्क्वायर कर दो। ऐसा भी तो किया जा सकता है ना? यस सर, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ क्या बचने वाला है, a स्क्वायर माइनस, अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है ना a साइन ओमेगा टी, सर ये बेसिकली होता है डिस्प्लेसमेंट, मतलब y के बराबर। तो देयरफॉर जो वेलोसिटी का फॉर्मूला आएगा वो आएगा ओमेगा, और क्या हो जाएगा सर, अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा सर, y का स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास में क्या हो जाएगा सर, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस का हो जाएगा y स्क्वायर। एक फॉर्मूला ये वाला हो गया और एक फॉर्मूला अपने पास में ये वाला हो चुका है। दोनों फॉर्मूले बिल्कुल डन डनाडन डन हो चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि जल्दी से आप इस वाले का स्क्रीनशॉट ले लो स्लाइड का। ठीक है, दो चीजें आ चुकी हैं बेटा, एक बार फॉर्मूला आ रहा है जिसमें टाइम पीरियड है, टाइम इंस्टेंट है, मतलब इंस्टेंटेनियस टाइम है, और एक फॉर्मूले में इंस्टेंटेनियस टाइम नहीं है। ठीक है, दोनों ही फॉर्मूले अपने पास में आ चुके हैं बाकायदा। चलिए अब आते हैं इसके आखिरी अंतिम वाले सवाल के ऊपर। ये रहा अपने पास क्वेश्चन, ऑफ बॉडी एग्जीक्यूट्स एसएचएम ऑफ टाइम पीरियड 6 सेकंड्स। ठीक है, इफ इट्स मास बी 0.1 kg, इट्स वेलोसिटी 1 सेकंड आफ्टर इट पासेस थ्रू इट्स मीन पोजीशन p 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ओके सर। तो 1 सेकंड बाद जो बॉडी की 1 सेकंड बाद किसके मीन पोजीशन को क्रॉस करने के 1 सेकंड के बाद में बॉडी की जो वेलोसिटी है ना, दैट इज फाउंड टू बी 3 मीटर पर सेकंड। फाइंड करना है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी एंड टोटल एनर्जी। अब जरा गौर करेंगे, पहले काम करो, अगर आप लोगों ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो आप बाकायदा से इस शानदार से सवाल का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, डेटा अपने हिसाब से भी नोट कर लो। ठीक है, अब देख लो क्वेश्चन के हिसाब से अगर चेक किया जाए तो हमारे पास में टाइम पीरियड इज गिवन एज कितना, 6 सेकंड्स, मास है 0.1 kg, और मैंने कहा था कि मीन पोजीशन को क्रॉस ओवर करने के बाद 1 सेकंड के बाद, ठीक है, मीन पोजीशन को क्रॉस ओवर करने के 1 सेकंड के बाद में जो बॉडी के पास वेलोसिटी थी दैट वाज फाउंड टू बी जस्ट 3 मीटर पर सेकंड। तो अपन इंस्टेंटेनियस टाइम को लेकर रख लिया 1 सेकंड, और उसके बाद में जो वेलोसिटी है बॉडी के पास में दैट इज फाउंड टू बी कितना, 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, चलो बेटा, अब होता क्या है ना, वेलोसिटी का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ठीक है, चलिए a को बिल्कुल मत छेड़िएगा, ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी होता है, कॉस ओमेगा क्या होता है 2 पाई बाई टी होता है, और इंस्टेंटेनियस टाइम था तो सर इंस्टेंटेनियस टाइम था। ठीक है, अब देखना जरा, जब इंस्टेंटेनियस टाइम 1 सेकंड का होता है, ठीक है,
ध्यान दीजिएगा, जब इंस्टेंटेनियस टाइम 1 सेकंड का होता है तब जो वेलोसिटी है ना, दैट वाज फाउंड टू बी जस्ट कितना सर, 3 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो वेलोसिटी को अपन ने पुट करा है 3 मीटर पर सेकंड ए, उसके बाद ओमेगा अपन ने खोल दिया, कॉस ओमेगा टी अपन ने खोल दिया। जैसे अपन इसको पूरा फर्दर सॉल्व इन करेंगे ना, तो अपने पास में आंसर कितना आता है, ए इज इक्वल टू आता है 18/पाई मीटर के बराबर। ठीक है, इसको अपन रख लेंगे एज अ वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन। आई बात समझ में, a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा सर, 18/पाई मीटर्स के बराबर हो जाएगा। अब देखो भाई, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है सर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। तो मास को लिख दिया, वेलोसिटी मालूम थी, इसमें तो कुछ भी नहीं करना पड़ा, सारी की सारी चीजें पहले से मालूम थी। हाफ इंटू मास की वैल्यू गिवन है 0.1 और वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है कितनी है सर, 3 के बराबर। ठीक है, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर करा तो 0.45 जूल्स के बराबर एनर्जी निकाल रहे हो तो जूल्स में रहेगा, इस बात का खास ख्याल रखना, सिर्फ नॉर्मल फॉर्मूला अप्लाई करें। ठीक है, अब निकाल लो यहीं पे लगे हाथ में टोटल एनर्जी, जिसका फॉर्मूला होता है हाफ के ए का स्क्वायर, और हम जानते हैं, बकायदा डिराइव भी कर चुके हैं कि स्प्रिंग कांस्टेंट जो के होता है ना, ये हम लोग बकायदा सर क्या है, डिराइव भी कर चुके हैं कि सर जो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है ना, जो के होता है ना, इसका फॉर्मूला अपने पास में क्या होता है सर, m इंटू ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, के का फॉर्मूला अपने पास में क्या हो जाएगा सर, m इंटू ओमेगा का स्क्वायर। तो अपन ने यहां से क्या करा कि हाफ के ए का स्क्वायर, के मतलब m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर, m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए का स्क्वायर, सारी की सारी वैल्यूज हम जानते हैं। ओमेगा होता है 2π/t, वो हम लोग जानते हैं, टी की वैल्यू 6 सेकंड्स होती है, और ए अभी अपन ने जस्ट निकाला 18/पाई। जैसे हमने इसको फर्दर सॉल्व इन करा सारी वैल्यूज को डालने के बाद, तो हमारा आंसर कितना आ चुका है सर, 1.8 जूल। अब जैसे कि आप लोग जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू होती है टोटल एनर्जी। ठीक है, तो देयरफॉर इफ यू हैव टू फाइंड पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या करना पड़ेगा सर, टोटल एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी को माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल एनर्जी निकाल चुका था, काइनेटिक एनर्जी निकाल चुका था, माइनस कर दिया, 1.35 जूल्स आ गया। इट्स एज सिंपल एज दैट। ठीक है, इतना बस मुझे आप कंफर्मेशन दे दो बेटा, ये जो सोल्यूशन करा गया आप लोग के लिए, क्या आपके दिमाग में बाकायदा तरीके से बैठ गया है? सर बिल्कुल बैठ गया है, कोई दिक्कत वाली बात इसके अंदर नहीं लग रही है। ठीक है, तो इसी के साथ खत्म होते हुए हमारे सारे के सारे क्वेश्चंस, उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो बनता यह है कि आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, उसके बाद इस वीडियो को फैला दो अपने सारे मित्र मंडल में। सबको ये बात मालूम चल जानी चाहिए कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर प्लेलिस्ट में फिजिक्स में क्या क्या शानदार चीज़ें ऐड हो चुकी हैं और क्या ज़बरदस्त चीज़ें आप तक और भी जल्द से जल्द पहुँचने वाली हैं। अगर आपका कोई भी फीडबैक है या सजेशन है, तारीफ है या बुराइयाँ या जो कुछ भी है, तो बड़े प्यार भरे शब्दों में अपनी सारी बातें आप मुझ तक पहुँचा सकते हैं यूजिंग द कमेंट सेक्शन। मैं और मेरी पूरी टीम सुपर एक्टिव रहेगी, हम लोग बाकायदा सारे कमेंट्स को चेक करते हुए चलते हैं, बिकॉज आपके ही फीडबैक पे काम करके वीडियोस की जो क्वालिटी है वो टॉप नॉच लेवल तक पहुंचती है और फिर हम आप तक डिलीवर कर पाते हैं। ठीक है, इसी के साथ खत्म करेंगे इस पूरे लेक्चर को। और जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि मैग्नेट ब्रेन्स जो प्रोवाइड करता है वो है इंग्लिश मीडियम एज वेल एज हिंदी मीडियम वाली क्लासेस विद एंटायर फुल कंप्लीट सिलेबस कवरेज। इसी के साथ साथ सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड और वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। इसके अलावा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर आप मैग्नेट ब्रेन्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।